हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आधुनिक भारतीय इतिहास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं इसके विभिन्न चरण लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन की प्रेरणा से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। इसकी स्थापना, इसके उद्देश्यों को और इसके विभिन्न चरणों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसकी स्थापना से ही काफी सारे मतभेद जुड़े हुए हैं इसके उद्देश्यों को लेकर, जिसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो इसको प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको आप नोट कर लेंगे। सबसे पहले इसकी स्थापना देखेंगे तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक का नाम था A.O. ह्यूम, जिसको हम पूरा कंप्लीटली कह सकते हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है इसके प्रेरणाकर्ता जिसकी प्रेरणा से ये स्थापित हुआ था। तो ये थे लॉर्ड डफरिन, जिनसे प्रेरणा पाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो W.C. बैनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके स्थान के बारे में चर्चा करें तो ये जो स्थान था ये था गुरु गोकुलदास तेजपाल संस्कृत शाखा भवन, बंबई। इसके विषय में भी एक फैक्ट है कि इसकी स्थापना पहले पूना में होने वाली थी, लेकिन पूना में चूंकि उस वर्ष अकाल पड़ गया था 1885 के आसपास, इसलिए इसका स्थान जो था इसको परिवर्तित करके गुरु गोकुलदास तेजपाल संस्कृत शाखा भवन, बंबई में इसकी स्थापना की गई। अब हम इसके उद्देश्यों को देखेंगे तो उद्देश्य, तीन तरह के उद्देश्य मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य इसमें बताया गया है कि यह कांग्रेस जो है वो डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई है बेसिकली डफरिन के मस्तिष्क के विचारों से हुई है। ऐसा कहा है राष्ट्रवादी या उदारवादी व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा। इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया इसके उद्देश्यों पर। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि कांग्रेस की स्थापना जो है एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई है। ये आगे चलकर जब उदारवादी जो उग्रपंथी विचारधारा में बदल गए तो बाल गंगाधर तिलक ने इस तरह से इसके उद्देश्य को स्पष्ट किया है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिशों और भारतीयों के बीच बैलेंस बनाने के लिए, भारतीयों के आक्रोश को शांत करने के लिए एक सेफ्टी बल्ब के रूप में की गई है। तीसरी जो विचारधारा या उद्देश्य देखते हैं वो है जनता की भावना को जानकर प्रशासन को विस्फोट से बचाया जा सके। ये जो विचार है ये साम्राज्यवादी इतिहासकार जो हुए साम्राज्यवादी के द्वारा ऐसी तरह के विचार दिए गए कि ये जनता और ये प्रशासन के बीच में जो मतभेद है उनको दूर किया जा सके और उनके बीच होने वाले विस्फोट को बचाया जा सके। ऐसा लॉर्ड डफरिन ने इस तरह के विचार दिए हैं, इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई। तो चलिए, हमने देखा कि कांग्रेस किस प्रकार से, इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखा। अब हम इसके विभिन्न चरणों को देखेंगे। तो इसका जो प्रथम चरण है जिसको हम लोग उदारवादी चरण के नाम से जानते हैं और इसका द्वितीय चरण उग्रवादी चरण के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इसका प्रथम चरण जो था वो 1885 से लेकर 1905 तक का काल है। दूसरी ओर उग्रवादी चरण का जो काल है 1905 से 1919 तक। ठीक है, तो जो प्रारंभिक अवस्था थी यानी जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके स्थापना से लेकर 1905 तक, जब तक बंगाल विभाजन नहीं हुआ था, तो कांग्रेस की जो कमान थी वो उदारवादी लोगों के हाथों में थी। तो अब इसकी विशेषताओं को देखेंगे। तो इसके नेताओं पर प्रकाश डाले तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बैनर्जी और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे नेता जो थे इसका नेतृत्व कर रहे थे, उदारवादी नेता थे। दूसरी ओर अगर हम उग्रवादी चरण की बात करें तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष जो थे वो उग्रवादी चरण के महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं। दूसरा अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो ये जो नेता थे, इन नेता वर्गों का जो उद्देश्य था वो ब्रिटिशों के अधीन रहते हुए शासन चाहते थे। वो उदारवादी तरीके से ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की कामना करते थे। दूसरी ओर अगर हम उग्रवादी चरण के लोगों की बात करें तो ये पूर्ण स्वराज अथवा स्वशासन चाहते थे। वो पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते थे, वो किसी ब्रिटिश हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करते थे। तीसरी अगर हम विशेषता की बात करें इसके प्रभाव,
तो उदारवादी जो प्रभाव था वो बेसिकली पढ़े लिखे और प्रबुद्ध वर्गों तक ही सीमित था। पढ़े लिखे और प्रबुद्ध वर्ग कौन थे? वो जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, वकील, इस तरह के जो लोग थे, वे लोग इस विचारधारा से प्रभावित थे और इसकी वकालत करते थे। दूसरी ओर अगर हम बात करें उग्रवादी चरण की प्रभाव की, तो इसका प्रभाव किस पर था? युवा तरुण वर्ग पर। युवा तरुण वर्ग यानी नए नए आए यंग जनरेशन जिसको हम कह सकते हैं, नए आए युवाओं पर, जो कांग्रेस के उदारवादी नीति से पूरी तरह से असंतुष्ट थे। ठीक है, तो वैसे लोग जो कांग्रेस के उदारवादी नीतियों से असंतुष्ट थे, युवा वर्ग, उन लोगों ने इससे प्रभावित हुए, उग्रवादी विचारधाराओं की ओर आकर्षित हुए। और अगर हम इसके तरीकों की बात करें तो ये आवेदन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से और भाषणों के माध्यम से ये अपने विचारों को ब्रिटिश साम्राज्य तक पहुंचाते थे। जबकि उग्रवादियों की बात करें तो इनका जो तरीका था, ये प्राचीन अतीत का गौरव गान करके, उनकी संस्कृति का महिमा मंडन करके और उग्र तरीकों से अपने प्राचीन भारतीय परंपराओं और संस्कृति को महिमा मंडन और उग्र विचारधाराओं को मानते हुए इन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व आगे चल करके बढ़ाने का कार्य किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में हो गई, लॉर्ड डफरिन की प्रेरणा से, ए ह्यूम के माध्यम से। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे और इसकी स्थापना जो स्थान था वो था गुरु गोकुलदास तेजपाल संस्कृत शाखा भवन बंबई। और इसकी स्थापना बंबई में इसलिए हुई क्योंकि पूना में प्लेग फैला हुआ था, इसलिए ये बंबई में इसके स्थापित किया गया। इसके उद्देश्य की बात करें तो 3 प्रकार के उद्देश्य दर्शाए गए हैं। पहला बताया गया है जो उदारवादी नेता डब्ल्यू.सी. बैनर्जी ने दिया है कि कांग्रेस का स्थापना जो है वो डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी। दूसरा है कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में हुई, ये उग्रवादी विचारधारा के समर्थक लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। तीसरा जो है जनता की भावना को जानकर प्रशासन को विस्फोट से बचाया जा सके, ये लॉर्ड डफरिन जो कि साम्राज्यवादी विद्वान थे, उन्होंने इस तरह की विचार दिए। इसके चरणों को हमने देखा कि इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, इसका स्वरूप क्या था, इसका प्रभाव किन किन वर्गों पर था और इनके तरीके क्या थे। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना चाहे जिस उद्देश्य से भी की गई, लेकिन इसने अपने प्रभाव, अपने कार्यों से, अपने संगठन के माध्यम से भारत के विशाल वर्ग को अपने से जोड़ा। प्रारंभ में ये उदारवादी तरीकों से इसे जोड़ने का प्रयास किया, आगे चल करके इस विचारधारा में उग्रवादी विचारधारा का प्रवेश हुआ। प्रारंभिक चरण जो था 1885 से 1905 ईस्वी तक का था, लेकिन इसके बाद जब तरुण युवा वर्ग जब सक्रिय हुए, उन्होंने उदारवादी विचारधाराओं से असंतुष्ट होकर के उन्होंने उग्रपंथी विचारधारा का बीज बोए और इसका जो कमान थी वो लाल बाल पाल जैसे उग्र विचारधारा के लोगों के हाथों में आई और अरविंद घोष ने भी इसमें समर्थन दिया। कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन प्रारंभिक 20 वर्षों में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वे केवल आवेदनबाजी, भाषणबाजी और ज्ञापनबाजी के माध्यम से ही अपने संवैधानिक शासन पर भरोसा करते हुए उन्होंने स्वशासन की कामना की, जिसका विरोध नवीन वर्ग के लोगों ने किया और नई विचारधारा लेकर उपस्थित हुए और उन्होंने उग्रपंथी विचारधारा के साथ 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ उससे आहत होकर के इन्होंने एक अलग तरह की विचारधारा को लेकर आगे बढ़े और इन्होंने कांग्रेस में एक नवीन विचारधारा का सूत्रपात किया जो उग्रवादी विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है। और आगे चल करके ये 1919 तक चला। इसके बाद ये दोनों का विलय हो गया और हम देखते हैं कि किस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से और गांधी जी के साथ सहयोग करते हुए इन्होंने न केवल भारत को स्वतंत्रता भी प्रदान की, बल्कि आगे अभी भी वो शासन में शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्लास में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।